अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। तबलीगी जमात पर दी संडे पोस्ट यूट्यूब चैनल की तरफ से पिछले दिनों 5 वीडियो आपके सामने लाए गए। इन वीडियोस के ज़रिए हमने ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार 1927 में एक नेक नियत दीन पर चलने वाले मौलाना मोहम्मद इलियास द्वारा शुरू किया गया आंदोलन किस प्रकार अपने घोषित लक्ष्यों से भटक गया है। तबलीगी जमात के तमाम फॉलोवर्स से हमारी अपील है और तबलीगी जमात के बाहर के लोगों से, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों या अन्य धर्मों के हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि हमारे वीडियोस के ज़रिए ये समझने का प्रयास कीजिए कि तबलीगी जमात से जुड़े करोड़ों लोग जो हैं उनका ना तो आतंक से कोई संगठन है, ना ही उनका किसी प्रकार की आतंकी गतिविधियों से कोई लेना देना है। लेकिन तबलीगी जमात इन 90 वर्षों की यात्रा के दौरान आतंकी संगठनों के लिए एक मुफीद जगह बन गया है, एक ऐसी जगह बन गया है जहां से वो अपने लिए नए रिक्रूट्स तलाशता है। देखिए, जहां आग लगती है वहीं धुआं होता है, ये बात आपको हमको सबको माननी होगी। धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब आग लगी है। तबलीगी जमात पर पिछले दिनों इतने आरोप लगे हैं, चाहे वो कोरोना वायरस को स्प्रेड करने को हो या उसके आतंकी लोगों से जुड़े होने को हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो होगी। यही बात हमने अपने वीडियोस के जरिए आपको बताने का प्रयास किया और इस श्रृंखला की हमारी आखिरी कड़ी आपके वीडियोस में मैं इसे समअप कर रहा हूं। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। तबलीगी जमात के आतंकी संगठनों से रिश्तों का जुड़ा प्रसंग है पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय बेनज़ीर भुट्टो को सत्ता से बेदखल करने का प्रयास। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद इलियास साहब ने कहा था कि हमारा मूवमेंट नॉन पॉलिटिकल रहेगा, हमारा मूवमेंट डोनेशंस नहीं मांगेगा, चंदा नहीं मांगेगा, अपने आप चला करेगा, जमात के लोग खुद ही उसको चलाया करेंगे और पूरी तरह कंट्रोवर्सी से बचेगा। 2020 आते आते ये आंदोलन इन सब चीज़ों से दूर हो चुका है। कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ 1995 का, जब फौज के कुछ अफसरों ने एक आतंकी संगठन जिसका नाम है जिहाद सेल अल सैफ, जिसे कहते हैं तलवार के जरिए जिहाद लाना, क्रांति लाना, जिहाद थ्रू स्वॉर्ड, इस संगठन के साथ मिलकर फौज के कुछ अफसरों ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। ये लोग गिरफ्तार हुए थे। जो गिरफ्तार हुए लोग थे उनके संबंध तबलीगी जमात से सीधे पाए गए, सीधे पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। स्वयं पाकिस्तान की आतंक विरोधी एजेंसी, सबसे बड़ी जो एजेंसी है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसके डायरेक्टर जनरल रहते तारिक परवेज साहब ने कहा था कि तबलीगी जमात युवा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ तो लेती है लेकिन उन पर कंट्रोल नहीं रख पाती है, और इसी के चलते तबलीगी जमात एक बहुत ही अच्छा मुफीद स्थान बन गई है अलकायदा जैसे संगठनों के लिए। अपने सुसाइड मेंबर्स को रिक्रूट करने में उनको यहाँ सफलता मिलती है। इटली की सुरक्षा एजेंसी, आप बताइए कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ इटली है। इटली की सुरक्षा एजेंसियाँ वहाँ मौजूद तबलीगी जमात के सदस्यों पर पिछले कई समय से कड़ी निगरानी कर रही हैं। तबलीगी जमात में रह चुके हफीज़ मोहम्मद जुल्फ़िकार और मौलाना तारिक जमील इटली पुलिस की नज़रों में संदिग्ध हैं और इनमें से एक हफीज़ मोहम्मद को काउंटर टेररिज्म एजेंसी ने अरेस्ट भी किया। रशिया में फरवरी 2020 का एक ताज़ा वाक़या है जिसमें 7 आतंकी गिरफ्तार हुए। सभी के तार तबलीगी जमात से जुड़े होने पाए गए। तबलीगी जमात के फॉलोवर्स इस बात को समझें कि रशिया में तो तबलीगी जमात को, इस संगठन को या इस मूवमेंट को ही आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। वहाँ की सरकार ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट पर रखा है और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, रशिया की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहाँ की सरकार क्रेमलिन इन पर नज़र रखती है तबलीगी जमात पर, और वहाँ ये पूरी तरह बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। 2011 में विकीलीक्स ने जब अमेरिकन सिस्टम के सीक्रेट्स लीक करने शुरू किए थे तब ये पता चला था कि सऊदी अरब का अब्दुल बुखारी नाम का एक इंटरनेशनल टेररिस्ट लाहौर जिस वीज़ा पर गया था वो तबलीगी जमात के सदस्य होने के नाम पर लिया गया था। विकीलीक्स ने ही यह भी खुलासा किया था कि सोमालिया का सोलोमन, जो भारत में अवैध रूप से रह रहा था, उसको भारत से बाहर जाने का, पाकिस्तान जाने का वीज़ा तबलीगी जमात के नाम पर मिला और तबलीगी जमात से ये व्यक्ति सोलोमन जुड़ा रहा
और बाद में अलकायदा का सदस्य बन गया। एक अन्य उदाहरण आपको देता हूँ, वो अमेरिका के आयमन फारिक का है। यह ओहियो शहर में एक ट्रक ड्राइवर थे। 2003 में इसने फेमस ब्रुकलिन ब्रिज को उड़ाने का प्रयास किया। इससे पहले ये साहब भी तबलीगी जमात के नाम पर वीज़ा लेकर पाकिस्तान के रायविंड शहर गए थे, जो आपको मालूम है तबलीगी जमात का पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है। FBI के डिप्यूटी चीफ माइकल जे हेम्बैक की माने तो वी हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ तबलीगी जमात इन USA एंड वी फाउंड दैट अल कायदा यूज देम फॉर रिक्रूटिंग नाउ एंड इन द पास्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स में 2003 में उन्होंने ये बात कही थी, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये प्रकाशित हुआ था। तबलीगी जमात के आतंकियों के संगठन होने के से रिश्ते होने के चलते ही रशिया ही नहीं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने भी तबलीगी जमात को पूरी तरह बैन अपने देश में कर दिया है। अब मैं आता हूँ मोहम्मद साद के ऊपर। मोहम्मद साद साहब जो वर्तमान में अपने आप को इसका सब इंटरनेशनल प्रमुख बताते हैं, अपने आप को इसका अमीर बताते हैं। स्मरण रहे 1993 में ही इस तबलीगी जमात के तत्कालीन मुखिया साहब ने अपनी मृत्यु से पहले शुरा नाम की एक कमेटी बना दी थी और ये कहा था अब से कोई अमीर नहीं बनेगा, कोई एक सिंगल व्यक्ति इस जमात को नहीं चलाएगा, इस मूवमेंट को नहीं चलाएगा। मोहम्मद साहब ने इसको नहीं माना और वो खुद को डिक्लेयर कर चुके हैं कि वही इसके कर्ता धर्ता हैं। मोहम्मद साद साहब जो हैं ये ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन पर पोते हैं मोहम्मद इलियास साहब के, जो स्पष्ट करता है कि ये एक फैमिली कंट्रोल्ड मूवमेंट बन के रह गया है। 1944 में इसके फाउंडर मोहम्मद इलियास साहब की मृत्यु के बाद उनके बेटे मौलाना मोहम्मद यूसुफ इसके अमीर बने। फिर इन्हीं के परिवार के मोहम्मद इनाउल हक बने। इनाउल हक ने जो अपने जीवित रहते 1993 में जो शुरा बनाई थी, उसको वर्तमान में मौलाना साद, जो मौलाना मोहम्मद इलियास साहब के परपोते हैं, उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि वो खुद ही इसके प्रमुख हैं। मोहम्मद साद के कारण ही तबलीगी जमात, जो कि कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता था, जिसका उद्देश्य था कि वो नॉन पॉलिटिकल रहे, वो आज खुद ही की लड़ाई झगड़े में फंस गया है। उसके दो टुकड़े हो चुके हैं। रायविंड पाकिस्तान में जो तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर है, वो मोहम्मद साद को अमीर मानने से इनकार करता है। लंदन में, अमेरिका में, अन्य शहरों में जहाँ जहाँ इसके संगठन हैं, वो सब दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। एक मोहम्मद साद के साथ है और एक दूसरा संगठन है जो कहता है कि शुरा नाम की कमेटी जो है वही इसको चलाया करेगी। मोहम्मद साद साहब जो हैं, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की FIR भी केंद्र सरकार की एजेंसीज ने दर्ज की हैं। ये वही मोहम्मद साद हैं जिनका वीडियो हम सब ने देखा, जिसमें ये अपने अनुयायियों को, तबलीगी जमात के फॉलोवर्स को ये कहते हुए पाए गए थे कि निज़ामुद्दीन में, मरकज में जो इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ रहने से कोरोना नहीं होगा। अन्य कई व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातें भी कहते सुने गए थे। इनके चलते तबलीगी जमात को भारी नुकसान हुआ है। इनके फॉलोवर्स को कोरोना का कैरियर कहा जाने लगा है कि ये कोरोना वायरस को फैलाने का काम करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात, कई लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम होने के चलते बीजेपी शासित केंद्र सरकार या बीजेपी की केंद्र सरकार ने मोहम्मद साद पर मनी लॉन्ड्रिंग का गलत मुकदमा दर्ज किया है। तो जनाब, इससे पहले भी जमात पर कई बार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग चुके हैं। कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। इंटरनेशनल एजेंसीज भी ये मानती हैं कि जो ये फंडिंग लेते हैं, कहते हैं कि हम फंडिंग नहीं लेते, चंदा नहीं लेते, इनको सऊदी देशों से बहुत बड़ी तादाद में पैसा मिलता है। इटली की खुफिया एजेंसी ने 2015 में तबलीगी दावा नाम के एक संगठन, जो इसी का अंग है, उसकी जांच शुरू करी, जिसमें हवाला के जरिए आतंकवाद के लिए रुपये भेजने की बात सामने आई थी। इटली सरकार की एजेंसीज की रिपोर्ट कहती है कि ह्यूज फ्लो ऑफ मनी सेंट टू जिहादी फाइटर्स लिंक्ड विद पाकिस्तान इमर्ज्ड व्हेन इटालियन पुलिस स्टार्टेड हिज मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल फंडिंग नेटवर्क ऑफ तबलीगी जमात। अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का यह भी मानना है और वो जांच कर रही हैं कि जो संगठन या मूवमेंट किसी भी प्रकार की फंडिंग नहीं लेता है, उसके पास विश्व भर में इतने बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स कैसे हैं, मस्जिदें कैसी हैं, कल्चरल सेंटर्स कैसे हैं। इन जांचों से एक बात सामने आई है कि वर्ल्ड मुस्लिम लीग, जो सऊदी अरब का एक संगठन है, वहाँ से जमात को फंडिंग मिलती है। उदाहरण के लिए 1978 में
इंग्लैंड के ड्यूसबरी शहर में तबलीगी मस्जिद बनी, जो कि वर्ल्ड मुस्लिम लीग ने बनवाई, और अब वो इंग्लैंड में जमात का हेडक्वार्टर है। तो समझिए कैसे मौलाना इलियास का शुरू किया गया आंदोलन आज टेरर एक्टिविटीज़ का, आतंकियों के लिए एक फेस कवर बन चुका है। इस मूवमेंट का एक लक्ष्य नॉन पॉलिटिकल रहना था, वह भी नहीं रहा। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं, जिन्होंने हमेशा तबलीगी जमात की मदद से राजनीति की और जमात ने उनकी खुल की मदद की। 1998 में मोहम्मद रफ़ीक तकार को नवाज शरीफ ने राष्ट्रपति बनाया था। रफ़ीक तरार तबलीगी थे। ISI के 1990 में मुखिया बने लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नायर तबलीग से जुड़े थे। इतना ही नहीं, नवाज शरीफ की घोर प्रतिद्वंदी बेनज़ीर भुट्टो के तख्ता पलट की भी जिन लोगों ने साजिश की थी, उनके तार भी तबलीग से ही जुड़ते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब भी तबलीगी हैं, इसलिए यह भी स्पष्ट है कि यह नॉन पॉलिटिकल नहीं रहा। अब रही बात कोरोना वायरस के कैरियर होने, तो देखिए दिल्ली निज़ामुद्दीन स्थित तबलीग जमान के हेडक्वार्टर में जो मूर्खता मोहम्मद साद, जो खुद को वर्तमान में इसका अमीर बताते हैं, मुखिया बताते हैं, उनके रहते जो हुई, उसने इस आंदोलन को पूरी तरह विवादित बना दिया है। मौलाना साद ने अपने फॉलोवर्स को गुमराह किया। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि उनकी मूर्खताओं चलते आज देश के 50% से अधिक जो मामले कोरोना के आए हैं वो तबलीगी जमात के अनुयायियों के मामले हैं और उनके द्वारा संक्रमित लोगों के मामले हैं। तबलीगी जमात के लोगों को, उनके फॉलोवर्स को मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि भारत ही नहीं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपाइंस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि में भी तबलीगी जमात पर यही आरोप प्रमाणित हुआ है कि उनके फॉलोवर्स की रूढ़िवादिता के चलते कोरोना वायरस का एक्सपेंशन हुआ है। दोस्तों, धर्म हर एक व्यक्ति की निजी आस्था से जुड़ा है। धार्मिक होना या नास्तिक होना हमारी अपनी चॉइस है। हम पर कोई प्रेशर नहीं डालता कि हम किस धर्म को मानें। कोई भी धर्म अधर्म के मार्ग पर चलने की बात कभी नहीं कहता है। मौलाना मोहम्मद इलियास साहब ने भी तबलीगी जमात मूवमेंट की शुरुआत करते समय दीन के रास्ते में मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलने की लोगों से अपील की थी। अब देखिए, यदि यह मूवमेंट आज भटक गया है तो इसमें करेक्शन की बहुत ज़रूरत है। तबलीगी जमात के फॉलोवर्स अंधा अनुसरण अपने लीडर्स का ना करें। ये समझ लें कि आज के समय में ये जमात पूरे विश्व भर में पावर हंग्री लोगों के हाथों में जा चुकी है। मोहम्मद साद खुद को इसका एकमात्र हेड बताते हैं तो बांग्लादेश का खेमा उन्हें नहीं मानता। पाकिस्तान का रायबंद स्थित तबलीगी जमात हेडक्वार्टर साद को नहीं मानता है। यूरोप में भी यही सब हो रहा है। दारुल उलूम देवबंद के साथ भी इनके वैचारिक मतभेद सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, डोंट बी ब्लाइंड फॉलोवर। यह जमात से के लोगों से मेरा कहना है और अन्य धर्म के लोगों से भी गुजारिश है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसलिए हिंदू मुस्लिम इसको मत कीजिए। तबलीगियों को आतंकी मत मानिए और तबलीगी जमात के फॉलोवर्स को भी ये समझना होगा कि उनका संगठन, जो कि अब आतंक की पनाहगाह बन चुका है, उससे या तो बाहर निकलें, दीन के रास्ते में चलें, पैगंबर साहब के बनाए रास्ते में चलें, लेकिन अपने लीडर्स का अंधा अनुसरण ना करें। भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज से भी मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि वो मेरठ के वेंटिस हॉस्पिटल के मालिकों जैसी मूर्खता, बेहुदगी से बचें। इस हॉस्पिटल ने बाकायदा पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देकर यह ऐलान किया कि वो किसी भी सूरत में मुस्लिम कोविड-19 के पेशेंट्स को एडमिट नहीं करेगा। हालांकि बाद में प्रशासन ने सक्रियता दिखाई, मेरठ के SSP ने इन पर FIR दर्ज की है, लेकिन जो नुकसान होना था वह हो गया। धर्म के नाम पर हम और बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए तबलीगी जमात के अनुयायियों, मेरी आपसे करबद्ध अपील है, अंधा अनुसरण ना करें। ये समझें कि आज की तारीख में तबलीगी जमात वो जमात नहीं है जिसको मोहम्मद इलियास साहब ने शुरू किया था। और अन्य धर्म के अनुयायियों से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि इस प्रसंग को हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से ना देखें और ना ही तबलीगी जमात के फॉलोवर्स को शक की निगाहों से देखें। धन्यवाद।